हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। ये बात आपको पता होगी बेटा। डेली डाउट सीरीज मैं चला रहा हूं आप सभी के लिए, यानी मैं डेली आप सभी के लिए आपके डाउट्स की वीडियो लेकर आ रहा हूं, सोल्यूशन लेके आ रहा हूं। जो भी आप अपने सवाल, आप अपने क्वेश्चन भेजते हो ग्रुप में, उन सभी क्वेश्चन में से जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जो इन एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो मैं लेके आ रहा हूं आप सभी के सामने। डेली ये सीरीज चल रही है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली इस सीरीज को फॉलो करो बेटा। जरूर से आपका सिलेक्शन होगा अगर आप मेहनत करते हो तो, ठीक है। द कंडीशन इज आपको मेहनत करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। देखो ये ग्रुप है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कई बार, और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और यहां पे आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी डाउट्स हैं, वो सभी भेज सकते हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, नवोदय से रिलेटेड, सैनिक से रिलेटेड, जो भी है आप इसमें क्वेश्चंस अपने भेज सकते हो। किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि और गुरुकुल की तैयारी कर रहे हो, आप आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हो, आरएमएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे एग्जाम्स का पैटर्न जो है, सिलेबस लगभग सेम है, और मैथमेटिक्स का खासकर तो कोई अंतर है ही नहीं। तो इसीलिए आप इन सभी तैयारी के लिए ग्रुप का यूज कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेटा। एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो कम्युनिटी टैब है ये द्रोण स्कूल का, इसमें आप डेली जाकर के एक बार पोल किया करो। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन मैं डेली पोस्ट करते रहता हूं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर से अटेम्प्ट किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो अच्छा सवाल है। अ नंबर इज लेस देन 50, इट इज मल्टीपल ऑफ 7 एंड इट हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, व्हाट इज विच इज दैट नंबर। एक संख्या 50 से कम है, वह 7 का गुणज है तथा 3 अभाज्य गुणनखंड हैं, संख्या का पता लगाइए। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना हम लोग सबसे पहले जो तरकीब अपनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये है कि हम सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे। एक मिनट रुकना बेटा। तो बेटा देखो, अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारा 14, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा है 49 और चौथा है 35। देखो इसमें तो अगर हम देखें तो कोई सा भी नंबर 50 से कम नहीं है, लेकिन अधिकतर आपके क्वेश्चंस में ऐसा दिया रहेगा ऑप्शंस कुछ ऐसे रहेंगे कि एक आध ऑप्शन उसमें से 50 से ज्यादा ही होगा, समझ रहे हो। तो उस ऑप्शन को तुरंत तुम एलिमिनेट कर सकते हो, सीधा उसको खारिज कर सकते हो। इसमें 14, 42, 49 और 35 है, जिसमें से कोई सा भी 50 से कम नहीं है, तो इसमें तो नहीं कर सकते। लेकिन अधिकतर ऑप्शंस में होता है कि एक नंबर तो 50 से ज्यादा रहेगा ही रहेगा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अ नंबर इज लेस देन 50, मतलब वो नंबर 50 से कम होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब क्या हुआ कि 7 से विभाजित होना चाहिए। मैंने आपको बताया बेटा कि जो भी नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल होता है, तो पहला वाला नंबर दूसरे नंबर से विभाजित होता है, डिविजिबल होता है ना। तो 7 का गुणा आप जरा ऑप्शन में से चेक करो कौन कौन सा है बेटा। 14 क्या 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल। क्या 42 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल सही बात। 49 बिल्कुल। 35 अजी ये भी 7 से डिविजिबल है। अब क्या करें? देखो बेटा अब ये दो कंडीशन तो हमारे मतलब ये एग्जॉस्ट हो गया, मतलब ये भी हमने चेक कर लिया कि नंबर जो है 50 से कम है कि नहीं है, और दूसरा कंडीशन भी हमने चेक कर लिया कि जो ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं है। अब अगला जो कंडीशन है वो कह रहा है कि इट हैज 3 प्राइम फैक्टर, मतलब कुल मिला के बात ये बेटा कि हमारा आंसर बस इसी कंडीशन पे अब आने वाला है, बाकी दो कंडीशन तो खत्म हो गए, ठीक है। तो किसके 3 प्राइम फैक्टर हैं ये देखो। मैंने आपको बताया बेटा दो चीजें, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दे रहा हूं। जो फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के, मैंने आपको बताया एक तो नॉर्मल फैक्टर्स आप निकाल लो, मतलब उनको जनरली फैक्टर्स ही बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। एक तो प्राइम फैक्टर होते हैं। क्या आपको ये चीज पता है? अगर पता है बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, एक्सप्लेन करके लिखो, एक्सप्लेन करके लिखो बेटा कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों में क्या अंतर है। प्राइम फैक्टर मतलब मैं हिंदी में बता दे रहा हूं आपको, ये होता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और ये जो फैक्टर्स है इनको सिंपली हम गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। एक और चीज हमने आपको बताया था कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। इस तरह से कई सारे फैक्टर्स के कई सारे डिवीजन हमने आपको बताए हैं। कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है ना, इन सभी को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कमेंट सेक्शन में। मुझे लिख करके बताओ बेटा, मुझे पता तो चले कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस हिसाब से मैं अगले क्वेश्चंस पे फोकस करूंगा, ठीक है। देखो तो आपसे क्या कह रहा है, संख्या का पता लगाइए। भाई एक ही कंडीशन बचा है कि 3 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो 3 प्राइम फैक्टर्स कौन किसके निकलना है? अगर मैं 14 की बात करूं तो 14 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7। अगर मैं 42 की बात करूं तो इसको लिख सकते हैं 2 3 6 7 42। अगर मैं 49 की बात करूं so 49 कैन बी रिटन एज 7 into 7। इफ आई टॉक अबाउट 35 तो 35 कैन बी रिटन एज
5 सते 35 यानी कि 5 गुने 7। आप यहां पे देखो बेटा, सिर्फ एक ही नंबर हमारे पास है जिसके 3 फैक्टर्स यानी कि 3 प्राइम फैक्टर्स निकल करके आ रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स, रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। देखो पहला, तीसरा और चौथा, इन सभी में हमारे पास 2 फैक्टर्स है। बाकी ये वाला जो हमारा नंबर है दूसरा, इसमें हमारे पास 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। तो दिस विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि 42 हमारा करेक्ट आंसर है। गॉट इट बेटा? तो ऐसे सवालों में करना कुछ नहीं है, जो भी कंडीशन दिया है ना, एक एक को मैच करते जाओ, ऑप्शन से मैच करते जाओ। जो ऑप्शन कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है उसको एलिमिनेट करते जाओ। एलिमिनेशन टेक्निक का आपको यूज करना है। एलिमिनेशन का कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एक एक ऑप्शन को हटाते जाना है। जैसे वो कोई कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है उसको हटा दो, फिर आपके पास 3 ऑप्शन बचेंगे, उनमें से भी एक आध कंडीशन नहीं फॉलो करेगा, हटा दो। तो हटाते जाओ, बाकी आपके पास सही आंसर लास्ट में आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो बेटा। अच्छा, एक सवाल, ये वाला जो सवाल है, ये टेम्परेचर वाला सवाल बहुत बार बच्चों ने पूछा है और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस चीज में, इसीलिए मैं आज ये बता रहा हूँ। ये बहुत डिमांडेड क्वेश्चन है, मैं बताऊँ तुम्हें, और इतने आसानी से ये क्वेश्चन लग जाता है, ये ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा कितने आसानी से लग जाता है। तुम्हें बस देखने में बड़ा लग रहा है, देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है। मंगलवार बुधवार, सारे दिन इसी में मेंशन कर दिया इसने। मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 74 डिग्री था, फिर बुध बृहस्पति शुक्र का औसत तापमान 78 था। यदि शुक्रवार का तापमान 75 डिग्री हो तो मंगलवार का तापमान क्या था? देखो मैं बताता हूं कैसे इस सवाल को बनाना है। सबसे पहली बात तो मैं रिकमेंड करूंगा बेटा, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो ना, तो कम से कम दिनों के नाम इंग्लिश में याद कर लो। बहुत स्पीड आता है इससे आपके कैलकुलेशन में। देखो कुछ कुछ चीजें मैं बोलता हूं आपसे कि हिंदी में याद करो, कुछ कुछ चीजें बोलता हूं कि इंग्लिश में याद करो। जैसे अगर आप हिंदी में आपको पहाड़े याद है, टेबल्स याद है, तो वो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है हिंदी में। और अगर ये दिनों की संख्या आप इसमें याद किए हो हिंदी में, तो आपको जैसे कि मान लो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं एम, लिख सकते हैं मंडे, टी लिख सकते हैं ट्यूसडे। अगर इंग्लिश में याद किया है तो हिंदी में नहीं लिख सकते, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वैसे ही अगर मैं जैसे फॉर्मूले में पढ़ाता हूँ, तो फॉर्मूले आप क्या करते हो, साधारण ब्याज का मान लो फॉर्मूला है, तो हिंदी में कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर। कितना भी शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे ना, तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, देख रहे हो। और इंग्लिश में याद है तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे 100। तो सिंपल सिंपल सी चीजें आपको इंग्लिश में याद रखनी है, भले आप हिंदी मीडियम के हो। पी का मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा, आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। खैर, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 74 डिग्री है। तो मंगलवार का मतलब क्या बेटा? ट्यूसडे, हमने लिखा यहाँ पे टी। बुधवार का मतलब वेंसडे, मतलब हमने यहाँ पे डब्ल्यू लिखा। बृहस्पतिवार का मतलब बेटा थर्सडे, तो हमने टी एच लिख दिया, थर्सडे को टी एच लिख दिया, क्योंकि ट्यूसडे भी टी से पड़ता है। ठीक है, इसका औसत तापमान जो है 74 है, आगे 74 लिख दो। फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार यानी कि वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे का औसत तापमान है 78, तो आगे 78 लिख दो। अब जरा बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यह बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, अच्छे से ध्यान से समझना। देखो इनका क्या है कि एवरेज है 74, और कितने दिनों का एवरेज है? 3 दिन का एवरेज है यहां भी, और 3 दिन का एवरेज यहां भी है। मतलब बात आप समझो कि जब भी हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज इज इक्वल टू सम, मतलब कितना योग हो रहा है टोटल, और टोटल नंबर्स कितने हैं। ठीक है, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, नंबर ऑफ एंटिटीज, है ना, योग बटे संख्या। तो योग कितना हो रहा है बेटा? देखो योग तो दिया नहीं है, हमें यहाँ पे योग निकालना है। अब इसी फॉर्मूले से आपको अगर ये फॉर्मूला याद है, एवरेज का ये वाला फॉर्मूला, तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो बेटा? समीशन का फॉर्मूला निकाल सकते हो, मतलब योग का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो योग बराबर देखो एवरेज गुणे नंबर हो जाएगा, यानी कि औसत, औसत गुणे संख्या, यानी कि समीशन अगर हम निकालना चाहते हैं तो एवरेज इंटू नंबर, मतलब कितने नंबर है कि नहीं? ये आसानी से फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। अब देखो हमें क्या करना है, समीशन का मतलब क्या कि इन तीनों दिनों में कितना तापमान रहा, जोड़ करके इकट्ठा अगर मैं करूं, अगर सबको जोड़ दूं तो कितना तापमान होगा इन तीनों दिनों का, क्या है, हमें समीशन निकालना है, यानी कि अपने को योग निकालना है। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं समीशन निकालना चाहूं तो 74, तो एवरेज है 74 हो गया, और 3 दिन है तो 74 इंटू 3, 7 3 21 और 4 3 12, यानी कि 232 हो गया, है ना बेटा? 200 नहीं, गलत हो गया बेटा, 222 होगा ना। 3 चौके 12 को 2 हासिल 1, 3 से 21 1 22। ठीक है, मास्टर गलती करता है गुना में। ठीक,
अब अगर इनका मैं योग निकालना चाहूं, समीशन निकालना चाहूं इस वाले सेट का, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? देखो 78 इंटू 3, चूंकि ये भी 3 दिन है तो 78 गुने 3 कर दो, 3/24, 2 3 से 21, 2 23 हो गया, तो 234। अब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? वेंसडे दोनों में आ रहा है, थर्सडे दोनों में आ रहा है ना? तो ये दोनों कॉमन है, बात मेरी समझ रहे हो? फ्राइडे अलग है और ट्यूसडे अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहां से समझना ध्यान से, देखो बिल्कुल फोकस रहना। देखो ये 234 है नीचे, ये बड़ा है, और ये 222 है छोटा है। तो बड़े वाले में से छोटा वाला हमें घटा देना है, माइनस कर देना है। यानी हमें नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। यहाँ पे W में से W घटाओ, खत्म, टाटा बाय बाय, 0 बच गया। थर्सडे में से थर्सडे घटा दो, खत्म। ये F है तो F में से T घटा दो, है ना? नीचे वाले में से आपको, नीचे वाले में से, इस नीचे में से ये ऊपर वाला पूरा घटाना है। तो W से W खत्म हो गया, TH से TH खत्म हो गया, थर्सडे से थर्सडे। नीचे फ्राइडे बचा तो फ्राइडे F मतलब प्लस F रहेगा, चूंकि नीचे वाले में से घटा रहे हैं, और ऊपर वाला घटा रहा है तो माइनस टी, यानी F माइनस टी ये बचेगा टोटल। बात समझ रहे हो? यही अच्छा स्टेप है, समझना। देखो तो यहाँ पे मैंने कहा F माइनस टी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया बेटा, 234 में से 222 जो है आप घटा दो, तो 234 माइनस 222, सो दिस विल बी इक्वल टू 12। गॉट इट? तो ये 12 हो गया F माइनस टी। यानी मेरे को ये बात समझ में आ गई कि भाई मास्टर फ्राइडे जो है, फ्राइडे और माइनस अगर मैं ट्यूसडे कर दूं, यानी जो तापमान शुक्रवार को है उसमें से अगर मैं मंगलवार का तापमान घटा दूं तो मेरे पास 12 आएगा। यानी फ्राइडे और मंगलवार के तापमान में, शुक्रवार और मंगलवार के तापमान में 12 डिग्री का अंतर है। ठीक है, यहां से देखो कह रहा है यदि शुक्रवार का तापमान 75 है, क्या बात है भाई, शुक्रवार का तापमान दे दिया इसने, तो फ्राइडे की जगह भाई फ्राइडे का तापमान रख दो ना, शुक्रवार का तापमान दिया है 75, तो रख दो, क्या दिक्कत है? तो 75 माइनस टी इज इक्वल टू 12। अब यहां से टी की वैल्यू देखना, 12 को इधर ले आकर के घटा दो बेटा, और टी को इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, है ना? लेट मी सॉल्व इट ऑन अनदर पेज। 75 माइनस टी इज इक्वल टू 12, and transferring t here and 12 here, this side 75 minus 12, this will be equal to t, 75 minus 12 63 बराबर हो गया t, है ना? अब t का मतलब ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। बेटा मंगलवार का तापमान आ गया कि नहीं, बताना। मंगलवार का तापमान देखो, यहाँ पे आपसे वही तो पूछ रखा था कि भाई मंगलवार का तापमान बता दो, और हमने बड़े आसानी से मंगलवार का तापमान निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी विल बी एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे 75 भी आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जैसे ही ये वैल्यू आ गई ना 75 जैसे ही देखा तो सोचेंगे यार कंफ्यूजन फालतू में काहे का पालना, ये 75 पर टिक लगा दे। बेटा गड्ढा है, गड्ढा, ये देखो ये गलत है, मत करना इसको। इसमें से आपको क्या करना है, घटाना है। ये जो 75 आ रहा है ये तो दे रखा है शुक्रवार का तापमान, है ना भाई? आपको किसका निकालना है? मंगलवार का तापमान निकालना है। सो जस्ट बी केयरफुल। ऐसे क्वेश्चन में ना जैसे ही आंसर आ जाता है बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई एक नंबर जो ऑप्शन से मैच कर रहा है वो तो आ ही गया, अभी यही होगा आंसर। ऐसा नहीं होता बेटा, थोड़ा केयरफुल रहना है, अच्छे से करना है। ठीक है, आई होप कि अच्छा क्वेश्चन जो बहुत डिमांडेड था, काफी बच्चों की ये डिमांड आती थी कि ये वाला क्वेश्चन करा दो, और कई बार मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैंने बता रखा था, लेक्चर में बता रखा था, फिर कई बार बताया भी हूं मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी मैंने बताया है इसको। तो इसलिए मैं सोच रहा था यार मैंने एक बार बता तो दिया है तो क्या ही बताना बार बार, पर अब मुझे क्या पता कि तुम इतने नालायक हो कि तुम लोग देखते ही नहीं हो। तो देखा करो वीडियो लगातार, ये जो सीरीज चल रही है इसमें बेटा ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो काफी कॉन्सेप्चुअल है और काफी ये अच्छा इंपैक्ट डालते हैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे और साथ ही साथ प्रैक्टिस पे भी। ठीक है, चलो let's move on to the next question, and this is the third question of this video. A person invested in different works for 3 years, 4 years, 6 years at the rate of 2%, 3% and 4% simple interest respectively. On completion of each job he gets the same amount as interest as invested, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे interest, अच्छा same amount as interest नहीं, ठीक है, same amount as interest. What is the ratio of his investment? कह रहा है कि एक व्यक्ति ने भिन्न कार्यों में 3 वर्ष, 4 वर्ष तथा 6 वर्ष के लिए क्रमशः 2%, 3% तथा 4% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। प्रत्येक कार्य के पूरा होने पर उसे समान राशि ब्याज के रूप में मिलती है। उसके निवेश का अनुपात क्या है? ठीक है, अब समझना बात को बेटा, यह साधारण ब्याज का सवाल है, आसान सा सवाल है। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने भिन्न भिन्न कार्य के लिए 3, 4 और 6 वर्ष के लिए निवेश किया, इतने रेट से निवेश किया, है ना?
और लास्ट में उसको क्या मिला, उसको लास्ट में ब्याज मिला, यानी कि साधारण ब्याज मिला। जैसे मान लो कि तुम अलग अलग बैंक में पैसा डाल रहे हो, ये एक बैंक है, ये दूसरा बैंक है और ये तीसरा बैंक है, तीनों बैंक में आप पैसा डाल रहे हो। पहले बैंक में आपने 3 साल के लिए पैसा डाला, है ना, और इस पे 2% का ब्याज मिलता था। दूसरे बैंक में आपने पैसा डाला 4 साल के लिए, इस पे ब्याज मिलता था 3% का, इंटू 3। और तीसरे बैंक में आपने पैसा डाला बेटा कितने साल के लिए, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6 साल के लिए, और इस पे ब्याज मिलता था 4% का। तो 6 साल, 6 ईयर्स, 6 वर्ष के लिए मैंने पैसा डाला, इस पे मिलता था कितने परसेंट का ब्याज, 4% का ब्याज मिलता था। ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो 3 साल में 2% के हिसाब से, बेटा बताना, 3 साल में 2% के हिसाब से कितना ब्याज मुझे मिल गया। एक मिनट, ये पेन ऐसा क्यों हो गया, हाँ ठीक है। देखो 3 साल में 2% के हिसाब से 6% मुझे ब्याज मिल गया, है ना बेटा, 6% ब्याज मिल गया मुझे। और 4 साल में 3% के हिसाब से 4×3 12% का ब्याज मिल गया। 6 साल में 4% के हिसाब से 6×4 24% का ब्याज मिल गया। अब आपसे ये कह रहा है ना, आपसे ये कह रहा है कि जितने भी परसेंट का ब्याज मिला, मान लो कि इसमें अलग रुपए तुमने डाले होंगे, इसमें 100 रुपए डाला होगा, इसमें सपोज करो कि 200 डाला होगा, इसमें 300, हमें अभी नहीं पता ना कितना डाला होगा। और जितना भी इन्वेस्ट किया होगा बेटा, जितना भी इनिशियल आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, शुरू में जितना इसमें डाला होगा पैसा, उसी का तो परसेंटेज के रूप में मिल रहा है। यानी अगर मैंने इसमें 100 रुपया डाला तो 100 का 2% है ये। इसमें अगर मान लो मैंने 200 डाला तो ये 200 का 3%, ये 100 का 3% नहीं है। तो अलग अलग हमने अलग अलग रुपए डाले हैं तो उसका उतना परसेंट है। जैसे कि ये 200 का 3%, ये मान लो 600 डाला होगा तो 600 का 4%। तो ये जो 6%, 12%, 24% आ रहा है ना, ये सेम अमाउंट का नहीं है। यही मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जैसे ये अलग अलग रुपयों का परसेंट है ना। मैं तुमसे बोलूं बेटा कि 100 रुपए का 6% निकाल दो, आप कहोगे मास्टर 6 रुपया होगा। मैं बोलूं 200 का 6% निकालो, आप कहो कैसी बात करते हो मास्टर, 12% होगा, तो ये अलग अलग हो गया, 12 रुपया होगा, तो ये अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया बताओ। यानी जब रुपए अलग अलग होंगे तो सेम परसेंट निकालने पर भी अमाउंट अलग अलग आएगा। ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे जो रुपए है ना वो अलग अलग इन्वेस्ट किए गए हैं। और यही आपसे पूछ रहा है कि भाई तुम ये बता दो कि हमने कितना रुपया इस बैंक में डाला था, कितना इस बैंक में डाला था, कितना इस बैंक में डाला था। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी एग्जैक्ट, आपको ये बताना है कि किस रेशियो में डाला था। ठीक है। तो आपको कैसे करना है, बहुत आसान सवाल है। जैसे मैं मान लूं कि अलग अलग काम ए बी सी है, ठीक है, इसमें आपको 6% टोटल मिला, इसमें आपको 12% टोटल रिटर्न मिला, इसमें आपको 24% टोटल मिला। आंसर निकालने के लिए कि कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया था, आपको इसको पलट देना है। 1/6, 1/12, 1/24। सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। देखो एक मिनट, लेट मी टेक अनदर पेज, ब्लैंक पेज फॉर दिस कैलकुलेशन। 1/6, 1/12, हमने कहा जी ए है, बी है, सी है। 1/6, 1/12 और 1/24, यही रेशियो हमारा बन जाएगा। देखो अगर मैं वो निकालूं, एलसीएम निकालूं, तो ये 24 हो गया, 6×4 = 24 तो 4 हो गया, 12×2 = 24 तो यहाँ 2 हो गया, और एक 24 में एक बार भाग जाएगा तो यहाँ 1 हो गया। यानी ये हमारा रेशियो बन रहा है, जो भी हमारा अनुपात बन रहा है वो होगा बेटा 4:2:1। अब मैं इसको प्रूफ करता हूं, देखो ध्यान से समझना, इसको थोड़ा प्रूफ करके दिखाता हूं, क्योंकि थोड़े तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल जाए भाई कि मास्टर ये सही बता रहा है, अच्छी टेक्निक है, देखो इसमें कुछ करना नहीं था तुम्हें। अब मुझे रेशियो मिल गया कि भाई मैंने पहले वाले बैंक में ना, मैंने पहले वाले बैंक में 4 रुपए डाला था, यानी कि 400 मान लो, रेशियो है ना, तो 100 का सभी में गुणा कर देते हैं, ये 4x 2x 1x। तो मान लो कि पहले में 400 डाला, दूसरे में 200 डाला, पहले में 100 डाला। पहले पहले में कितने रुपए, कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया 2% के हिसाब से, तो ×3 × 2। दूसरे में क्या किया, 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया 3 के हिसाब से, तो ×4 × 3। तीसरे में क्या किया, 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया 4 के हिसाब से, तो ×6 × 4। अब जरा देखो बेटा कितना टोटल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। ये 4 3 दूना 6 चौके 2400 रुपया यहाँ पे मिला, 4×3 = 12 दूना 2400 रुपया यहाँ पे मिला, और 6 चौका 24 और ×100 = 2400 रुपया यहाँ पे मिला। क्या बात है मास्टर, ये तो सारे बराबर आ गए। बेटा यही तो चाहिए था ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था भाई सुनो, इसमें तुमने इन्वेस्ट किया ए काम में, 3 साल के लिए 2% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, और इसमें 4 साल के लिए 3 के हिसाब से इन्वेस्ट किया, इसमें 6 साल के लिए 4% के हिसाब से इन्वेस्ट किया। लास्ट में हमने ये देखा कि जो हमारा ब्याज निकल के आया, जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो बराबर है। तो जी बराबर तो आ गया ना, लास्ट में सभी में 2400 रुपए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, बोलो हाँ, है ना।
तो सिंपल स्टेप याद रखना कि आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल कितना रिटर्न मिल रहा है परसेंटेज में वो ज्ञात कर लेना। हर साल 2% का रिटर्न मिल रहा है, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 6% हो गया, 4 तिहाई 12% हो गया, 6 चौके 24% हो गया। अब ये परसेंटेज हो गया, आपसे कह रहा है कि सेम 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 यानी कि बराबर है, इक्वल है, लास्ट में ब्याज जो मिल रहा है वो इक्वल मिल रहा है। जब भी इक्वल की बात आ जाए, इस तरह से रेशियो दिया हुआ हो, तो आपको पलट देना है 1/6, 1/12, 1/24 एंड हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो आ जाएगा, यानी हमने कितना इन्वेस्ट किया था। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन था ना, बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन था, जितने भी तीनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार। पहला वाला वैसे आप कह सकते हो कि थोड़ा लॉजिकली ऑप्शन से चेक करके लग जाएगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, अगर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगा, तो क्या तुम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो भी इतनी जल्दी, इतनी आसानी से, इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ? बताओ, कमेंट में लिखो बेटा, कमेंट में लिखो कि वाह गुरुजी वाह, मजा आ गया, मास्टर स्वाहा लिख दो एक बार, मुझे पता चल जाए कि तुमने लास्ट तक वीडियो देखा है। ये पता है मास्टर की टेक्निक है, अगर तुम स्वाहा लिखते हो तो मुझे पता चल जाएगा बेटा मैंने स्वाहा यहीं पे बोला है लास्ट में, तो तुमने लास्ट तक वीडियो देखा है। मैं देखना चाहता हूँ मेरे कितने बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। तो एक काम करो, लिख दो मास्टर सब कुछ सॉल्व कर लिया हमने, सब स्वाहा कर दिया, ठीक है। चलो बेटा, आई होप कि बहुत ही अच्छी लग रही होगी ये सीरीज, बहुत मजा आ रहा होगा तुम्हें। डेली सीरीज को फॉलो किया करो बेटा रिलीजियसली, बहुत मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुमने फॉलो कर लिया इस सीरीज को बेटा, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा एग्जाम निकलने से। कॉन्सेप्ट इतने क्लियर करा दूंगा ना, कोई नहीं रोक सकता बेटा। शेयर क्या करो, तुम्हारी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो बनती है, अपने दोस्तों का शेयर किया करो, थोड़ा लाइक वाइक कर दो यार, है, अपने दोस्तों का शेयर किया करो, लाइक कर दो, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले हाँ हाँ जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, तो 2023 के 29 अप्रैल वाले एग्जाम को टारगेट करके हमारा अर्जुन बैच का ये बैच चल रहा है। अर्जुन बैच जो है, अर्जुन बैच का कोर्स द्रोण स्कूल में अवेलेबल है, तो आप इसको ले सकते हो बेटा। बहुत ही किफायती कोर्स, 2000 रुपए के अंदर अंदर आपको सारा कुछ इसमें मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप, हर चीज इसमें प्रोवाइड की जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है। बाकी इफ यू टारगेटिंग फॉर नवोदय विद्यालय 2024 यानी कि JNVST 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो वी आर हैविंग वी हैव नवोदय अल्फा बैच, जिसका भी प्राइस सेम है, इसमें 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, यानी कि 1.5 साल की वैलिडिटी, ठीक है। इसमें सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। एंड इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर Sainik School Entrance Examination 2024, we are running Sainik Alpha batch in the same app, that is Drone School. Just go to the Play Store and download the app Drone School, सर्च करो, वहां पे आ जाएगा। ये 2500 के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा बैच एक्सेस आपको मिलेगा बेटा, सेम फैसिलिटी के साथ। इस साल की तैयारी को और भी बूस्टअप करने के लिए और भी अच्छा एक मुकाम देने के लिए हमने बनाया है बेटा मॉक टेस्ट आप सभी के लिए। 50 मॉडल पेपर की सीरीज है विद वीडियो सोल्यूशन, तो इसको जरूर से अवेल कर लेना। जाना आप तुम ड्रोन स्कूल के ऐप में, इसको ले लो, सारे कुछ सॉल्व कर डालो बेटा, एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा। चलो फिर, बाकी कोई भी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 6260 388 361 पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।